हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारे ईवीएस के 3 लेक्चर हो चुके हैं सीटेट के लिए। आज हम अपना 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 4th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, हमारी 4th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है। ठीक है, तो 4th क्लास की एनसीईआरटी में जो आज हमारा लेक्चर 4 है, उसमें हम सबसे पहले जो चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं वो है अनीता एंड द हनी बी। तो ये हमारे चैप्टर 5 है। तो यहाँ पे ना हनी बी के बारे में आपको कुछ बातें बताई गई है। ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में इनको स्टेटमेंट की तरह दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अनीता जो है वो विलेज में रहती है, जो कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर जिले में है, जो कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो आपसे है ना 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में कौन सा गांव पड़ता है, या फिर बोच्चा विलेज जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन से स्टेट में पड़ता है। ऐसे आपसे 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सिर्फ इस स्टेटमेंट से। ठीक है, तो अनीता के एरिया में ना बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। ठीक है, क्यों लीची के पेड़ यहाँ पे क्यों उगाए जाते हैं? क्योंकि हनी बी जो होती है वो लीची के फ्लावर से ना बहुत अट्रैक्ट होती है। आपको पता है कोई भी जो बी होती है वो है ना शहद बनाने के लिए क्या करती है, नेक्टर चूसती है। यानी उनके जो फूल होते हैं उनसे वो क्या करती है, बहुत ही अच्छा नेक्टर चूसती है और क्या बनाती है, उससे शहद बनाती है। ठीक है, तो अनीता के इलाके में लीची के कई पेड़ है और मधुमक्खियां लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, मधुमक्खी पालन करने का सबसे जो बेस्ट टाइम होता है, जिस टाइम आपको मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहिए, वो होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, बी कीपिंग स्टार्ट करने का ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो लीची के जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जो उसके फूल आते हैं, वो कौन से महीने में आते हैं? फरवरी में आते हैं। तो यहाँ से जो बातें आपसे पूछी जाएंगी वो है कि अगर आप बी कीपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पे ना वो बहुत सारे ऑप्शंस में आपको लिख के देंगे, अप्रैल से मई, जून से जुलाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर से दिसंबर जो होता है वो बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए, मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। उसके बाद जो लीची के पेड़ होते हैं उन पे फूल कब आते हैं? ठीक है, तो फरवरी के महीने में फूल आते हैं। उसके बाद होता है मधुमक्खी का छत्ता, बी हाइव। ठीक है, तो जो हर एक छत्ता होता है अगर आप उसको देखोगे तो उसमें ना एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। तो क्वीन बी जो रानी बी होती है उसका काम क्या होता है? रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है? अंडे देना। ठीक है, छत्ते में ना कुछ मेल भी होते हैं, ठीक है, नर मधुमक्खी भी होती है कुछ। ठीक है, और जो ज्यादातर बीज होती है वो क्या कहलाते हैं? वर्कर बी कहलाती है। क्या करती है? सारा का सारा काम करती है, क्योंकि इनका नाम ही क्या है? वर्कर बी है। ठीक है, तो जो मेल बी होती है उसका कोई ऐसा रोल नहीं होता, वो वर्कर वाला रोल प्ले नहीं करती है। उसका काम होता है क्वीन बी की मदद करना, किस चीज में? अंडे देने में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में उसका रोल होता है, बाकी उसका कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद जो क्वीन होती है वो अंडे देती है, और जो सोल्जर आंट्स होती है, ठीक है, सैनिक चींटी होती है, वो क्या करती है? छत्ते की देखभाल करती है, घोंसले की देखभाल करती है, छत्ते की देखभाल करती है। ठीक है, और वर्कर आंट जो होती है वो हमेशा क्या करती रहती है? खाना इकट्ठा करने में लगी रहती है। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है? वर्कर आंट का काम होता है खाना इकट्ठा करके लाना। ठीक है, तो किस किस का क्या क्या रोल है? क्वीन बी और जो मेल बीज है उनका काम क्या है? सिर्फ बच्चे पैदा करना। ठीक है, उसके बाद सोल्डर आंट का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और वर्कर बी का काम क्या होता है? खाना इकट्ठा करते रहना। ठीक है, और उसके बाद अगर आप दीमक और ततैया को देखेंगे ना, टर्माइट और वॉस्प, उनका भी इसी तरीके का सेटअप होता है। यानी कि उनके अंदर उनके उनके छत्ते को अगर आप देखेंगे तो उनके वहां पे भी क्या होगा? वर्कर बी होगी, क्वीन बी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है टर्माइट और वॉस्प में भी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन इस तरीके का फॉलो करते हैं। ठीक है, तो टर्माइट और वास्प भी जो होते हैं उनका भी सिस्टम मधुमक्खी जैसा होता है। मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर। लीची के फ्लावर्स कौन से महीने में आते हैं? फरवरी में आते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। के बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ओमाना डायरी। ठीक है, तो ओमाना है ना डायरी लिख रही है। तो जब है ना ट्रेन स्टार्ट होती है, तो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट कर रही है? गांधीधाम, कच्छ, गुजरात से। ठीक है, तो गांधीधाम कहाँ पर है? आपसे 1 मार्क में पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि कच्छ गुजरात में क्या है गांधीधाम। ठीक है, तो आपसे ना ऐसे प्लेसेस के नाम पूछे जाते हैं। उसके बाद है ना गुजरात में क्या क्या खाया जाता है? ढोकला विद चटनी, लेमन राइस और मिठाई। ठीक है, तो फूड पूछ सकते हैं आपसे गुजरात में क्या क्या खाना खाया जाता है? तो ढोकला चटनी के साथ खाया जाता है। ठीक है, नींबू चावल यानी कि लेमन राइस खाए जाते हैं, और मिठाई खाई जाती है। उसके बाद जो गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़, ये कौन सी जगह पे पड़ते हैं? तीनों की तीनों जगह कहाँ पर पड़ती है? किस स्टेट में पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वलसाड़ कहाँ पर बिलोंग करता है? तो गुजरात स्टेट में बिलोंग करता है। ठीक है, और कोझिकोड जो है वो कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है, कोझिकोड जो एक जगह का नाम है वो कहाँ पर है? केरला में। आपको है ना ऐसे बहुत सारे प्लेसेस के नाम याद रखने हैं कि गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ ये गुजरात में है, कोझिकोड जो है वो केरला में है। ठीक है, उसके बाद है ना नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रॉम दी विंडोज। इसको आप हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। तो मडगांव, ठीक है, गोवा में जो एक जगह का नाम है, वहां पर कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी मिलती है। ठीक है, अगर आप गोवा से केरला ट्रेवल करेंगे कभी, तो रास्ते में ना आपके 2000 पुल आएंगे और
92 टनल्स आएंगी, ठीक है, 92 सुरंग आती है और 2000 पुल आते हैं गुजरात से केरल के रास्ते में। और कौन कौन से स्टेट से होके गुजरेगी ये ट्रेन, जो कहाँ जा रही है, गुजरात से केरल के रास्ते में कहाँ कहाँ से जाएगी ये ट्रेन, महाराष्ट्र को पास करेगी, गोवा को पास करेगी, कर्नाटक को पास करेगी, ठीक है। उसके बाद है ना उडुपी, कोट्टयम और कोझिकोडे, ये भी जगहों के नाम है, कहाँ पर, केरला में, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि आपको गुजरात में याद रखना है कि वलसाड़, गांधीधाम और अहमदाबाद, ये कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। मदर की जो एल्डर सिस्टर होती है, यानी कि जो मौसी होती है, जिसे हमारे यहाँ पे मौसी कहते हैं, उसे यहाँ की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, वलियम्मा कहते हैं, ठीक है, मलयालम लैंग्वेज में। और जो मदर की भी मदर होती है, जिसे हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में हम नानी कहते हैं, मलयालम में उसे क्या कहा जाता है, अमू अम्मा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। केरला के बहुत सारे पार्ट्स में फेरी बोट चलती है, जिससे ना आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो, ठीक है। कोझिकोडे जो सिटी है केरला में, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, उसको है ना कैलीकट भी कहते हैं। उसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम भी है, उसे क्या कहते हैं, कैलीकट कहते हैं। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है, कौन सी भाषा में, मलयालम में। और मलयालम में ही माँ की माँ को, ठीक है, यानी कि नानी जो होती है हमारी, उसको अमू अम्मा कहते हैं। उसके बाद है ना लैंग्वेजेस की बात करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। तो मलयालम जो भाषा होती है वो केरला में बोली जाती है। कोंकणी जो भाषा है वो कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और केरला, इन जगहों पर कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी बोली जाती है, ठीक है। मराठी जो होती है वो महाराष्ट्र में भी बोली जाती है, गोवा में भी बोली जाती है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली में, क्योंकि ये सब है ना आसपास के रीजन है, ठीक है। तो कुछ कुछ भाषाएं होती है ना वो आसपास के सब लोग बोलते हैं। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स में सब जगह क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है। बहुत ही आसान है याद रखना। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए कौन सी भाषा पड़ेगी, मलयालम केरला की है, कन्नड़ा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, आपको याद रखना है कि केरला में मलयालम बोली जाती है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मलयालम भाषा के अंदर ही हम क्या बोलते हैं कि वलियम्मा और अमू अम्मा, ठीक है। तो मौसी को हम वलियम्मा कहते हैं और अमू अम्मा हम नानी को कहते हैं। कौन सी लैंग्वेज के अंदर, मलयालम लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद है ना कुछ कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में है ना कुछ लोगों का एक ग्रुप है, वो क्या करता है, स्पेशल कैंप रखता है, जिसमें ना वो मैरिड लड़के जिनकी बहुत जल्दी शादी हो गई, उनको दोबारा से स्कूल वापस जाने में उनकी मदद करता है। उसके लिए वो क्या करता है, स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स जो एक नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। आपसे एक नंबर में पूछा जाता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के नाम दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड स्टेट में है, ठीक है। ज्वाला, हीरा और लीला, ये तीन बहनें हैं जो क्या खेला करती है, कबड्डी खेला करती है। और आपको यहाँ से जो बात याद रखनी है वो है कि कबड्डी में है ना हर एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो 7 प्लेयर्स होते हैं कबड्डी की टीम में, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जो यूपी का कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है वो किस चीज के लिए फेमस है, तो अगर आप कभी कन्नौज गए हैं तो आपको पता होना चाहिए वहां पे ना इत्र बनता है, ठीक है। तो इत्र वहां पे किस किस चीज से बनता है, रोज वाटर, केवड़ा वाटर, ठीक है। यहाँ पे जो बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके यहाँ पे क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। कौन सी जगह, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद है ना बहुत सारे कलर जो होते हैं वो हमें ना कुछ जिनको हम डाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको है ना फ्लावर से लेते हैं, ठीक है। यानी कि गेंदे का फूल हो गया, जीनिया का फूल हो गया, इनसे आप है ना कपड़ों को डाई करते हो, ठीक है। नेचुरल फ्लावर्स हो गए ये। उसके बाद है ना हम कुछ फ्लावर्स की बात करेंगे जिनको है ना अलग अलग स्टेट्स में खाया जाता है, अलग अलग तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कचनार के फूल होते हैं उनको यूपी में ना सब्जी की तरह खाया जाता है, ठीक है। यानी कि कचनार के फूलों की वो सब्जी बनाते हैं और खाते हैं, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर आप केरला रीजन में जाएंगे, आपको पता है बहुत ज्यादा केला उगता है केरला में, तो वहां पे है ना बनाना के फ्लावर्स को सब्जी के रूप में खाया जाता है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में ना सहजन जो होता है, एक प्लांट होता है, उसके जो फूल होते हैं उनके ना पकौड़े बना के खाए जाते हैं, ठीक है। पकौड़ों के रूप में खाया जाता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उसके बाद है ना दूल्हे को कुछ कुछ जगह पे क्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ब्राइड ग्रूम कहते हैं, उसे है ना बन्ना बुलाया जाता है कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नम मल्लेश्वरी की। तो यहाँ पर है ना मैं कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में बताया गया। तो कर्नम मल्लेश्वरी जो है वो एक वेट लिफ्टर है। वो कहाँ पर रहती है, आंध्र प्रदेश में रहती है। उनके पापा क्या काम करते थे, पुलिस कांस्टेबल थे। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसलिए याद रखना है, वो है ना आपको 4-5 पॉइंट्स लिख के दे देंगे, आपको पूछेंगे इनमें से कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नम मल्लेश्वरी, सोचो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया टेनिस प्लेयर है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नम मल्लेश्वरी जो है वो टेनिस प्लेयर नहीं है, वेट लिफ्टर है। वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। उनके पापा जो है वो पुलिस कांस्टेबल थे
और कर्नम मल्लेश्वरी ने है ना वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी जब उनकी उम्र कितनी थी, 12 साल की उम्र थी, ठीक है। और वो है ना 130 किलो तक, यानी कि मैक्सिमम वेट जो वो उठा सकती थी वो कितना था, 130 केजी थी। और अलग अलग इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने 29 मेडल जीते हैं। आपको ये सारे स्टेटमेंट्स याद रखने होंगे क्योंकि वो आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। जैसे आपको उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिया और पूछा इनमें से करेक्ट और इनकरेक्ट बताइए। सोचिए उन्होंने 29 मेडल्स की जगह लिख दिया 30 मेडल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 29 मेडल जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट में। उनकी 4 बहनें और है जो क्या करती हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग का काम करती है। इसको आप है ना हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कर्नम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से है, उनके पिता पुलिस कांस्टेबल है। 12 साल की उम्र में उन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था, 130 किलो तक वजन उठा सकती थी, ठीक है। और उन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना। अब हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग की, ठीक है। तो इस पिक्चर्स में आप जो डिजाइन देख रहे हैं इसको है ना मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग का जो नाम है वो एक डिस्ट्रिक्ट की वजह से पड़ा है, जो एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर, बिहार में। तो बिहार में एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो पेंटिंग बनाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, मधुबनी पेंटिंग्स कहा जाता है। ये एक बहुत पुरानी लोक कला है, ठीक है, बहुत पुराना फोक आर्ट का फॉर्म है ये पेंटिंग्स जो होती है कैसे बनाई जाती है, तो चावल का है ना आटा लिया जाता है, यानी कि चावल को है ना बहुत ही पतला पीसा जाता है। उसका जो आटा अब आपको मिलेगा उसमें है ना कलर मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। ये जो कलर्स है ये एक नॉर्मल कलर्स नहीं है, इनको कैसे बनाया गया है, उन्होंने चावल के आटे को पीसा, उसमें कलर मिलाए, उससे जो कलर बने उनको इसमें फिल किया गया है। और वो कलर भी कैसे कैसे उन्होंने प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो जैसे नील है, ठीक है, वहां पर नील बहुत ज्यादा उगाया जाता है जिसको हम इंडिगो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना हल्दी है, ऐसे ऐसे फ्लावर और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स और ट्री से जो हमें कलर मिलते हैं उनको मिक्स किया जाता है, किसमें, जो पिसा हुआ चावल का आटा है, और इनको पेंटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग्स में है ना क्या क्या देख सकते हैं आप, आपको ह्यूमन बींग दिखते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर एक लड़का लड़की दिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे है ना एनिमल्स दिख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बर्ड दिख रहा है, ठीक है, ट्री दिख सकते हैं, फ्लावर्स दिख सकते हैं, फ्रूट, फिश, देखो इस वाले में आपको फिश दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, पक्षियों की बनाई जाती है। उसके बाद है ना इसको बनाने के लिए ना पेंट ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको क्या क्या टूल्स से इस्तेमाल किए जाते हैं, मोस्टली वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, निप पेन का इस्तेमाल करते हैं, मैच स्टिक जो माचिस की तीलियां होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ना ट्विग्स जो होती है, टहनियां जो होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है मधुबनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको इसलिए याद रखने हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट पे उसका नाम पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार में है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत बड़ा पुराना फोक आर्ट का फॉर्म है। उसके अलावा इसको बनाने के लिए पेंट ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, पाउडर्ड राइस का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आई होप उनको आपने जरूर देखा होगा। अब हमारे पास सिर्फ 74 डेज बच गए हैं हमारे सीटेट के एग्जाम में, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत फास्ट कर देना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसी यूजफुल वीडियोस और देखना चाहते हैं।